नमस्कार। चलिए, आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने हमारे आधुनिक भारत की नींव रखी। ये कहानी है 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम की। और हाँ, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, बल्कि उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई कई महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो इस सफर में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले 1857 में विद्रोह की वो चिंगारी कैसे भड़की, फिर कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, गांधी जी के जन आंदोलनों का दौर कैसा था, क्रांतिकारियों के मोर्चों पर क्या हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी, और आखिर में आज़ादी और उसके साथ मिले विभाजन की कहानी। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन से बड़े पड़ाव थे, वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने 90 साल के इस लंबे और कठिन संघर्ष को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाया। हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है साल 1857 में। ये वो साल था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह हुआ। इसे अक्सर सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, पर असल में इसकी आग जल्द ही पूरे देश में फैल गई और इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो इस पूरे विद्रोह की जो तात्कालिक चिंगारी थी, वो कहाँ से भड़की? वो भड़की एक राइफल से। नाम था उसका एनफील्ड। हुआ ये कि एक अफवाह फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और उन्हें दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। जाहिर सी बात है, इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। बस इसी बात पर मंगल पांडे ने विरोध किया और उन्हें फांसी दे दी गई। और यहीं से मेरठ में विद्रोह की आग भड़क उठी। देखते ही देखते ये विद्रोह देश के कई हिस्सों में फैल गया। और हाँ, परीक्षाओं में इन केंद्रों और उनके नेताओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जैसे दिल्ली में कमान संभाली बहादुर शाह द्वितीय ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, कानपुर में नाना साहेब आगे आए, और झांसी की बागडोर तो हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। हालांकि अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और दूरगामी नतीजा निकला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। अच्छा, 1857 के बाद ना लड़ाई का तरीका बदला। अब हथियारबंद विद्रोह की जगह ले ली संगठित राजनीतिक आंदोलनों ने, और इस नए दौर का सबसे बड़ा चेहरा बनके उभरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए, शुरू में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी बात, अपनी मांगें बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वक्त के साथ यही संगठन पूरे भारत की आज़ादी की सबसे बुलंद आवाज बन जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक इंसान ने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, महात्मा गांधी। जब वो भारत आए तो ये लड़ाई सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं रही, बल्कि ये पूरे देश का, हर एक आम इंसान का आंदोलन बन गई। चलिए एक सवाल देखते हैं जो सीधे यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 की तारीख इतनी खास क्यों मानी जाती है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही जवाब है, इसी दिन बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था, भारत छोड़ो। और इसी आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी, करो या मरो। इस एक आह्वान ने आज़ादी के संघर्ष में जैसे एक नई जान फूंक दी। तो एक तरफ जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर देश को ले जा रहे थे, वहीं एक और धारा भी थी जो पूरी ताकत से बह रही थी, क्रांतिकारियों की। ये वो लोग थे जिनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही मिल सकती है। और इस मोर्चे के सबसे बड़े नायक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी, जिसे उस समय की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी माना जाता था। लेकिन देश सेवा का जज्बा देखिए, उन्होंने 1921 में इस शानदार पद से इस्तीफा दे दिया और सीधे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और फिर आया साल 1941। बोस ने एक ऐसा कारनामा किया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था।
वो कलकत्ता में अपनी नजरबंदी से रहस्यमयी तरीके से निकल भागे और अंग्रेजों को चकमा देते हुए जर्मनी जा पहुंचे। उनका एक ही मकसद था, आजादी की लड़ाई के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटाना। जर्मनी और फिर जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA को फिर से खड़ा किया। और मज़े की बात यह है कि इसकी ब्रिगेड के नाम सुभाष, गांधी और नेहरू के नाम पर रखे गए थे। और सबसे खास थी रानी झांसी ब्रिगेड, जो पूरी तरह से महिलाओं की एक सैन्य रेजिमेंट थी। उस समय के लिए ये एक मिसाल थी। और यहीं से उन्होंने अपना वो अमर नारा दिया जो आज भी हमारे अंदर जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक आह्वान था। अब बात करते हैं उन नायिकाओं की जिनका जिक्र अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा जाता है। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका की। वो सिर्फ इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसकी एक मजबूत नींव थी, इसकी शिल्पकार थी। महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी। एक तरफ वो गांधी जी के साथ सड़कों पर उतरीं, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, जुलूसों का नेतृत्व किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता जैसी वीरांगनाओं ने हथियार उठाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू तक, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली से लेकर गुप्त रेडियो चलाने वाली उषा मेहता और INA की रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी स्वामीनाथन तक, इन सभी ने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में वो पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं थीं। तो दशकों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और आंदोलनों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब आज़ादी का सूरज निकला। लेकिन ये नई सुबह अपने साथ एक बहुत गहरा जख्म भी लेकर आई। वो था विभाजन का दर्द। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज का तो अंत कर दिया, लेकिन साथ ही देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और इस तरह भारत और पाकिस्तान, 2 नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरे। तो चलिए आखिर में एक सवाल के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई, लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन इस संघर्ष की जो 2 अलग-अलग धाराएं थीं, एक तरफ गांधी जी का हिंसक आंदोलन और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष, इन दोनों ने मिलकर आज़ाद भारत की पहचान को, उसकी आत्मा को कैसे गढ़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें आज भी अपने वर्तमान